ओके सो हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन से लगन से कर रहे होंगे, कोविड के इस दौर में सुरक्षित होंगे और अपने इस तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। डेफिनेटली रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह का एनालिसिस कर रहे होंगे कि कहाँ पे आप अच्छे कर रहे हैं, कहाँ कमज़ोर हैं, है ना, किस सेक्शन में। ठीक है, सो दैट्स पार्ट इज नॉन एज एनालिसिस। तो आप एनालिसिस कर रहे होंगे और उसके अनुसार उस चीज़ को ठीक कर रहे होंगे एग्जाम से पहले। हम लोग अभी क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन देख रहे हैं, फार्मूला रिवीजन सेशन, स्पेशल फार्मूला रिवीजन। आपको जैसा मैंने बार बार कहा है कि इस रिवीजन का पर्पस है कि आपको एक जस्ट ओवर थ्रू देना, है ना, एक गो थ्रू हो जाओ आप चीज़ों से। और यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप बस इतना ही कर लो या इसी में से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रिडिक्शन गलत है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ पे तमाम इम्पॉर्टेंट जो मुख्य चीज़ें हैं उनको तो 100% हम कवर कर रहे हैं, इसके लिए आप इंश्योर रहें। और इसके साथ में आप क्या करें, ये एक जस्ट मतलब इतना है कि आप इनको तो एटलीस्ट नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जिसके हम बात कर रहे हैं उन फार्मूला, उन कॉन्सेप्ट को तो एटलीस्ट नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपकी जो भी नोट्स है, रिवीजन से, आपने कोचिंग से पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, किसी बुक से पढ़ा है, जहाँ पे जो भी आपने अंडरलाइन किया, नोट्स बनाया है, प्लीज़ एग्जाम से पहले उन सारी चीज़ों को एक बार देख लें। ठीक है, तो चलिए, आज ये लास्ट लेक्चर है और हम लोग बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड से, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन, आज पूरा एप्लीकेशन पार्ट हम लोग ख़त्म करना है और क्वांटम मैकेनिक्स का ये लास्ट रिवीजन लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टनलिंग इफेक्ट। ओके, सो आपको पता है टनलिंग इफेक्ट क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि टनलिंग इफेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। टनलिंग इफेक्ट है क्या, आप समझ रहे होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है ये निकालने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। सो टी इज अप्रॉक्सीमेटली e to the power exponential -2 by h cross and then integral x1 to x2 under root 2m and this is v potential minus the total energy. This is not velocity, this is potential, है ना। आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। So this is the tunneling transmission, है ना, या T is called transmittance. सो ये टी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, आई मस्ट बिलीव इट इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, है ना। ट्रांसमिशन, इट इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेंस, या आई थिंक इट शुड बी ट्रांसमिटेंस, राइट। प्लीज रिविजिट दिस। ओके, एक बार आप इसको देख लें। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट if some barrier is from x1 to x2. These are the turning point, है ना। You can find it by putting the energy equal to 0, इक्वेट करना एनर्जी को, और x1 x2 का टर्म आपको आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी। ओके, और अप्रोक्सीमेटली ओके, इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी होता है। कई बार हम लोग टी को अप्रोक्सीमेटली e to the power -2 गामा भी लेते हैं, आई एम श्योर। जस्ट वेट, हाँ, लेट्स चेक इट। यस, 2 गामा एल समटाइम, है ना, लेंथ ऑफ द बॉक्स एंड गामा, गामा इज व्हाट, gamma is, I must believe it is under root 2m I think b minus e or e minus b by h cross square। ठीक है, सो ये गामा रखोगे यहाँ पे तो फिर से आई थिंक ले दे के वही आएगा, है ना। सो आपको मालूम होगा अल्फ़ा और गामा क्या है, या बीटा या गामा, तो आप इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो ये आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। हालांकि जैम में इसमें क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि कोई जानता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको भी बेटा याद रखेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स। ओके,
ठीक है। सो पार्टिकल इन ए बॉक्स में बेसिकली हम लोग को जो देखना है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पोटेंशियल बेल देखना है। और इससे पहले थोड़ा सा आप क्या करें, मैं एक चीज़ कवर नहीं कर रहा हूँ, दैट इज स्टेप पोटेंशियल एंड पोटेंशियल बैरियर। ओके, स्टेप पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर में आप थोड़ा सा देख लें कि किस रीजन में कौन सा वेव फंक्शन होता है, किस रीजन में, है ना, पता है ना आपको, वो एटलीस्ट देख लेना। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा स्टेप पोटेंशियल देख लेना। हालांकि जो बच्चे फिजिक्स फाउंडेशन के कोर्स लिए हुए हैं जेएम के, उनको मेरा क्वांटम मैग्नेटिक्स का वीडियो मिला होगा और उसमें हमने क्लास लिया था इस बार, और उसमें अच्छे से हमने क्लियर किया हुआ है। तो स्टेप पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर आप देख लेना, मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या देखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आप वेव फंक्शन देख लेना, इनकी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही केस में आपको क्या देखना है, एक वेव फंक्शन देख लेना है इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। इन डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएम में सवाल आ चुका है और आएगा और आने की बहुत संभावना है, ठीक है। एकदम हॉट टॉपिक है ना, 200% हॉट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। वेव फंक्शन इन डिफरेंट रीजन, है ना, आपको पता है ना, डिफरेंट रीजन में स्टेप पोटेंशियल है तो इस रीजन का साई 1 मान लो, साई 2 मान लो, है ना। बैरियर है तो वहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर ये साई 3 हो जाएगा, 3 वेव फंक्शन उसमें आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन का आपको वेव फंक्शन क्या करना है बेटा, देख लेना है। और वेव फंक्शन कैसे, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म याद रखना, किसी रीजन में एक्सपोनेंशियली डिके करता है, किसी रीजन में ऑसिलेटरी होता है। जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि स्टेप पोटेंशियल के केस में साई 1 और साई 2 दोनों ऑसिलेटरी होता है, ठीक है, दोनों ऑसिलेटरी होता है। इस रीजन में वेवलेंथ बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी घट जाता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी पार्टिकल की कम हो जाती है। जबकि इस रीजन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी रीजन 1 में ज़्यादा रहती है। तो इस तरह कुछ नेचर आता है ना। वेव फंक्शन का ग्राफ देख लेना, ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, ग्राफ को याद भी रखना है। तो जहाँ तक मुझे याद है स्टेप पोटेंशियल में कुछ इस तरह का होता है, दोनों साइड में ऑसिलेटरी वेव फंक्शन होता है, इधर फ्रीक्वेंसी वेव फंक्शन का ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है, इधर एम्पलीट्यूड वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, ठीक है। ये कुछ बड़ा बड़ा आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। अगर हम लोग बैरियर की बात करें तो आपको याद होगा बेटा, है ना, पोटेंशियल बैरियर कुछ इस तरह का होता है। इसमें 3 रीजन आ जाएगा, साई 1, साई 2 और साई 3। तो जहाँ तक मुझे याद है कि इधर सेम और यहाँ पे कुछ घट जाता है और फिर इधर वैसे ही चलता है, जैसे मतलब रीजन 1 और रीजन 3 इज लाइक दिस वन, एंड रीजन 2 में एक्सपोनेंशियली डिके, शायद e का पावर माइनस सम फैक्टर से, लेट से अल्फा और अल्फा एक्स और समथिंग व्हाटएवर, है ना, देख लेना जो भी है। तो कुछ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर आता है रीजन 2 में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों रीजन का आपको वेव फंक्शन का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, इसका भी दोनों रीजन का वेव फंक्शन का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। फिर ये ग्राफ याद होना चाहिए किस रीजन में कैसा है। ग्राफ में ये भी याद रखना है कि किस रीजन में ये मतलब छोटा छोटा एम्पलीट्यूड छोटा है, किस रीजन में एम्पलीट्यूड बड़ा है, किस रीजन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब ऐसे, फ्रीक्वेंसी कम मतलब आराम से लीजिए हाथी टाइप का चल रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना बार वो अप डाउन हो रहा है, काउंट। तो जैसे जल्दी होगा, जितना मतलब डीप होगा ये चीज़, उतना ज़्यादा काउंट होगा, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। और आराम से एकदम भैंस टाइप का चलेगा तो कम फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। आराम से 1 सेकंड में 1 साइकिल, 1 सेकंड में 10 साइकिल, तो कितना 1 सेकंड में साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। सो लेकिन मुझे इतना पता है कि रीजन 3 में फ्रीक्वेंसी कम होता है, रीजन 1 में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट जाता है, तो आराम से लेजी हो जाता है, थोड़ा एम्पलीट्यूड वगैरह बढ़ जाता है, इधर थोड़ा एम्पलीट्यूड कम होता है। या फिर देख लेना, हो सके इधर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, इधर एम्पलीट्यूड कम हो। ओके, तो ये आपका टास्क है। आई थिंक एम्पलीट्यूड घट जाना चाहिए और उस रीजन में शायद एम्पलीट्यूड घट जाना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि v = a ओमेगा होता है। यस, यानी कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर एनर्जी घट रहा है उस रीजन में, काइनेटिक एनर्जी, तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा। हाँ, तो रीजन 1 में जितना एम्पलीट्यूड होगा ये वाला, उससे कम रीजन 2 में होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड पता है ना, SHM पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 में, वेलोसिटी बराबर एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, पार्टिकल्स वेलोसिटी, ठीक है। तो इधर एम्पलीट्यूड कम होगा, मतलब लाइक दिस, इधर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। और जैसे उधर गया उधर क्या हो गया,
देखो फ्रीक्वेंसी भी घट गया और एम्पलीट्यूड भी घट गया, है ना, एनर्जी घट गया पार्टिकल का, वेलोसिटी भी घट गया। ठीक, तो ये आपको एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये याद रख लेना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। मैंने तो ऑलमोस्ट चलो बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट से अच्छे से रिवाइज कर लेना एग्जैक्ट फॉर्मेट किसका क्या है बैरियर और स्टेप पोटेंशियल के केस में। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है बेटा, दूसरा आपको याद रखना है कि पॉइंट नंबर सॉरी आई एम रियली सॉरी पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है कि एक होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, है ना, एक होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और एक होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, है ना, और एक होता है ट्रांसमिटेंस, उसका स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना, यानी कि c/a का स्क्वायर, और एक होता है रिफ्लेक्टेंस, है ना, रिफ्लेक्टेंस ये होता है b/a का स्क्वायर, ये होता है t से डिनोट करते हैं इसको r से। और तुमको ये भी पढ़ाया होगा कि टोटल रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आप ये दोनों चीज़ देख लेना, रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट देख लेना एक, और उनका स्क्वायर अगर मॉड लेके कर देगा तो ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस मिलता है, r+t 1 होता है। एग्जैक्टली r और t का स्टेप पोटेंशियल के केस में मुझे याद है रिफ्लेक्शन होता है अंडर रूट e माइनस वी माइनस अंडर रूट वी नॉट। चलो स्टेप पोटेंशियल का पोटेंशियल वी नॉट मान लेते हैं, तो वी नॉट बाई अंडर रूट ई माइनस वी नॉट प्लस अंडर रूट वी नॉट, और शायद इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, यस, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टेंस जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, एक बार रीवेरीफाई कर लेना, ई माइनस वी नॉट है या वी नॉट माइनस ई है। ठीक, ये तेरा टास्क रहा, कर लेना, बट मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा। तो ये रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला याद रख लेना। और ट्रांसमिटेंस कैसे निकालोगे, r+t = 1 है तो t = 1 - r कर लो। लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्टली t का फॉर्मूला बोल देगा कि t का फॉर्मूला कौन है, ये तो स्टेप पोटेंशियल है ना, ये स्टेप पोटेंशियल है, तो इसमें उसका भी फॉर्मूला है ना। देखो स्टेप पोटेंशियल और पोटेंशियल वेरियर दोनों ही केस में r और t का दो फॉर्मूला होगा, अलग अलग रीजन में अलग अलग कंडीशन होगा, तो आप उनको प्लीज़ देख लें कि किस रीजन में r पूरा 0 हो जाएगा, किस रीजन में t पूरा 1 हो जाएगा। आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें। पोटेंशियल वेरियर के केस में किस रीजन में r ख़त्म, किस रीजन में t 0, है ना, किस रीजन में दोनों 0 नहीं होता है, नॉन 0 होता है दोनों। स्टेप के भी केस में, है ना, किस रीजन में कौन सा फॉर्मूला होता है r का और t का, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो आप ये वाला पार्ट भी रिवीजन कर लेंगे। इसमें बस दो ही तरह क्वेश्चन आएंगे, एक वेव फंक्शन वाला और एक ये खेला रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस। देखो दोनों में फ़र्क है, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का सम 0 नहीं होता है, रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस का सम 1 होता है, सॉरी 0 बोल दिया, 1 होता है। r+t रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस का सम 1 होता है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का नहीं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, क्लियर है। चलो मिला दें, तो ये आपको होमवर्क रहा, हालांकि मैंने बहुत कुछ हिंट दे दिया आपको। और जो लोग मेरे क्वांटम के क्लास किए होंगे, तो बेटा मैं जितना नोट्स में पढ़ाया हूँ दैट इज़ मोर देन एनफ, सफिशिएंट। जब में उससे बाहर क्वेश्चन जो आएगा, आप अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने बहुत बारीकी से सारी चीज़ पढ़ाया है, उससे बाहर आप इजीली क्वेश्चन बना लेंगे अगर सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है। और जो अदर कहीं से भी पढ़े हैं, आप जरूर इन चीज़ों को रिवाइज कर लें। ठीक, अब आते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आज जितना एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एक या दो टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाएगा ना। पार्टिकल इन ए बॉक्स क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक, फंसना ही फंसना है क्वेश्चन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पहले हम लोग इनफाइनाइट पढ़ लेंगे, लास्ट में फाइनाइट पढ़ लेंगे, क्योंकि जैम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक, मान लो 0 से L है बॉक्स का लेंथ, पोटेंशियल इधर इन्फिनिटी है आउटसाइड और अंदर में 0 है। ठीक, यही केस होता है। तो इसका वेव फंक्शन क्या होता है। अच्छा, बॉक्स अब दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक है ना, ये है एंटी सिमेट्रिक क्योंकि 0 से L। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है ना कि -L, इसी को ऐसा लिख दे, -L/2 से +L/2, 0 बीच में कहीं पे होगा,
सेम वही है, बस ये ऐसा हो गया। लेंथ तो अभी भी एल ही है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। आई होप कि ये सब समझ रहा होगा इतना तुम। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ये हो जाएगा सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक, इसका नाम ही हो जाएगा। इसको एंटी सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अब दोनों के केस में साई मालूम होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, √2 बाय लेंथ ऑफ द बॉक्स साइन n पाई x बाय लेंथ ऑफ द बॉक्स। हम देखो इन जनरल लेंथ लिख रहे हैं, क्यों? अब अभी 0 से l लिखे हैं। एग्जाम में अगर ये 0 से 4l होगा तब तो बच्चा लोग ने याद रख लेता है 2/l 2/l। अबे 2/l क्यों? अगर ये 4l हो गया लेंथ, तो यहाँ लेंथ होता है 4l हो, 2l हो, 3l हो, 3l/2 है, जो भी लेंथ है वो यहाँ पे होता है, ठीक। क्यों मैंने लेंथ लिखा, समझ रहे हैं आप? ठीक। नहीं तो एग्जामिनर ऐसे कर देता है, कंसिडर बॉक्स ऑफ लेंथ 0 से 2l। अब बच्चा ध्यान ही नहीं देता है, फंक्शन यही लेके पूरा सॉल्व कर देता है। एल उसको याद रहता है 2/l 2/l या 2/a 2/, तो गलती नहीं करना है। ये सब चीज़ को बोलते हैं माइनर मिस्टेक। इसी से तो एग्जाम में बचना है। इससे जो बच गया उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक। एन का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है आपको मालूम है? 0 से नहीं, 1 से 2 से। हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 से शुरू होता है। बाकी हाइड्रोजन एटम हो, पार्टिकल इन ए बॉक्स हो, सब जगह एन 1 से शुरू होता है। सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर में 1 से, ठीक। अब इसमें क्या है, सिमेट्रिक वाला में लफड़ा है। सिमेट्रिक में 2 तरह का वेव फंक्शन होता है। एक होता है 2 बाय लेंथ, और अभी लेंथ मतलब ये l/2 मत लिखना। मैग्नीट्यूड कितना है लेंथ का, भले -l/2 से +l/2 है, लेकिन एक्चुअली लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, l आएगा, तो यहाँ l होगा। अगर -l से +l रहता तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड कितना होता है बॉक्स का, 2l होता, तो यहाँ 2l लिखना ऐसे, ठीक। एक होता है यहाँ पे साइन वाला, जैसा यहाँ पे है साइन n पाई x बाई लेंथ, और एक आता है ये √2 बाई, ये क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ना, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आया है n पाई x बाई, सॉरी ये कॉस होगा, कॉस, ठीक। अब देखो यहाँ 2 तरह का है, एक में साइन वाला फैक्टर है, एक कॉस में। अब साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये कब होगा, जब n इक्वल टू, ये ऑड है ना, तो उल्टा, ऑड का मतलब इवन, यानी 2 4 6 8 ये सब जब n का वैल्यू होगा तब ये फंक्शन यूज होगा। और ये कॉस क्या, इवन फंक्शन है, तो इसका उल्टा, इवन का उल्टा ऑड, यानी यहाँ पे 1 3 5 7 ये सब वैल्यू यहाँ पे अलाउड होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू यूज होगा, ऐसे ट्रिक इसका याद रखना है कि साइन वाला वेव फंक्शन कब यूज होगा, जब n का वैल्यू ऑड हो, सॉरी इवन हो। ऑड वाला है, साइन ऑड है, तो उसका उल्टा इवन, यानी इवन नंबर के लिए अलाउड है ये वेव फंक्शन। और ये वाला वेव फंक्शन कॉस क्या इवन है, तो ऑड नंबर, यानी 1 3 5 7। जैसे अगर एग्जाम्पल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का लक्षण दिख गया एग्जाम में, क्वेश्चन में, कुछ भी पता चल गया वेल कैसा है, सिमेट्रिक। अब तुम्हें बोल दिया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी निकालना है, कुछ भी निकालना है, मतलब कोई भी काम करना है क्वेश्चन के लिए, कुछ भी निकालना है, लेकिन तुम्हें किसके वेव फंक्शन की जरूरत पड़ गई, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये है सेकेंड। ग्राउंड से याद रखना, ये ग्राउंड स्टेट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं, ये तो माइनर मिस्टेक मत करना, ठीक। अब n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 क्या है, ऑड है कि इवन है, ये ऑड है। ऑड है मतलब इसका उल्टा इवन, इसका ऑड का उल्टा इवन, यानी कि इवन वाला वेव फंक्शन यूज होगा, मतलब ये वाला वेव फंक्शन यूज होगा। यानी यहाँ पे साई क्या लिखाएगा, √2 बाय, मान लो ये वाला लेंथ बॉक्स है तो l साइन n का वैल्यू 3 पाई x बाय लेंथ ऑफ द बॉक्स l है अभी, तो l, अच्छा साइन लिख दिए, कॉस होगा, इवन नंबर है ना। यही अगर n इक्वल टू 2 के लिए लिखते हैं तो यहाँ साइन वाला हो जाता। तो सिमेट्रिक में ये लोचा है कि ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए वेव फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन एसिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो पोटेंशियल वेल, जिसमें ऐसे माइनस मतलब बीच में जिसमें ओरिजिन ना हो, उसको ठेठ भाषा में एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। जिसमें ओरिजिन यहाँ पे हो, एकदम एक कॉर्नर से शुरू हो 0 से और आगे चले, ठीक, वो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। उस केस में एक के वेव फंक्शन है, एकदम साइन वाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, मस्त n इक्वल टू कुछ भी हो, साइन वाला फंक्शन यूज होगा, उसमें कॉस और साइन दोनों है।
डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक। तो बस वेव फंक्शन में ही इनमें डिफरेंस है, बाकी एनर्जी आइगन वैल्यू दोनों में सेम है, एनर्जी आइगन वैल्यू दोनों में सेम है। चलो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कैसा वैल है पहचान लेना, वरना दिक्कत हो जाएगा। बस इन लोग दोनों में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में पोटेंशियल वेव फंक्शन में प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसे अलग अलग याद रखना है। बाकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी आइगन वैल्यू तो ये फिक्स है ना, एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द बॉक्स का होल स्क्वायर। अब बहुत बच्चे इसमें भी याद रख लेता है, रट लेता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर 2ma स्क्वायर। अरे बुढ़बाक, याद नहीं रखना इसको। एल क्या है, लेंथ ऑफ द बॉक्स है। अब तेरा जब मास्टर वो पढ़ा रहा होगा तो एल लेंथ लिया होगा, इसलिए तुम एल स्क्वायर याद रख लिया, तो जरूरी थोड़ा एग्जामों में एल आएगा, एल बाई 2 का बॉक्स आ गया, लेंथ 3l आ गया। तो बहुत बच्चा ना इसमें बगलों गलती करता है, ठीक। तो इन जनरल याद रखो कभी भी, क्लियर है ये चीज़। और सिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये नॉन डिजेनरेट होता है, अभी 1D है ना, अभी 1D बॉक्स चल रहा है, ये सब 1D के लिए हो रहा है। तो 1D बॉक्स में नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू होता है, यहाँ पे डिजेनरेसी नहीं होता है, सब नॉन डिजेनरेट। पार्टिकल इन अ बॉक्स 1D नॉन डिजेनरेट। यहीं पे अगर 2D 3D आ जाए तो क्या बदलाव आएगा, थोड़ा अभी चर्चा कर लेते हैं। 2D 3D में क्या होगा, वेव फंक्शन कैसे बदलेगा, तो साई एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो एक आ जाएगा 2 लेंथ का x कंपोनेंट साइन n का x कंपोनेंट पाई x बाय लेंथ का x कंपोनेंट, और फिर 2 बाय एल वाई साइन एन वाई पाई वाई बाय एल जेड, सॉरी एल वाई लेंथ ऑफ y कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया एन एक्स एन वाई का कॉन्सेप्ट आ गया, एल एक्स एल वाई का कॉन्सेप्ट। 3D होता है और एक टर्म लिखते हैं, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये एक साथ, ये एक्चुअली जगह नहीं है, वरना यहाँ लिखना था मेरे को। समझ पा रहे हैं मेरा बात, ये उठा के उधर चिपकाओ। तो 3 कंपोनेंट लिखना है, आई होप ये समझ रहा होगा। अब इसी को क्या करता है, अब मान लो 3D में रहता तो एल जेड भी हो जाता, एन जेड पाई वाई बाई एल जेड। इसी को एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखेगा, 2 2 2 8 एल एक्स एल वाई एल जेड। मतलब अब देख लेना कि किसके अलॉन्ग में कितना लेंथ है, वो उसके जगह पे पुट कर देना। और बाकी ये साइन का एक टर्म, साइन का दूसरा टर्म, साइन का तीसरा टर्म। कुछ वो सोच रहा होगा सर साइन क्यों हो जाएगा, साइन का पावर 3, नहीं रे बुढ़बाक, एंगल अलग अलग है ना, एक साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, एंगल सेम रहेगा तब ना साइन का पावर 3 होगा, ठीक। ये 3D में हो गया। 2D में हो कुछ भी हो देख लेना, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाएंगी। एनर्जी कैसे बदलेगा 2D 3D में, अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी कैसे बदलेगा 2D 3D में, तो अब n क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर, 2D है तो एन वाई स्क्वायर, 3D है तो एन जेड स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा ओ मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ठीक। बाकी ये n क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अब लेंथ का x कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर एन वाई स्क्वायर लेंथ का y कंपोनेंट का स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर लेंथ का z कंपोनेंट का स्क्वायर। यह है इन जनरल। अगर क्यूबॉइड है तो मतलब क्यूबॉइड में क्या होता है कि एल एक्स नॉट इक्वल टू एल वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू एल जेड। अब अगर क्यूब है, 3D क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एल एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल जेड इक्वल टू, मान लो क्यूब का साइड एल है तो ये हो जाएगा कंडीशन, तो उस केस में ये सब बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, और अंदर में बचेगा सिर्फ एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। तो उस समय ये हो जाएगा क्यूब के केस में। लेकिन इन जनरल हम लोग तो इन जनरल मान के चलेंगे ना, अब
एग्ज़ाम में क्वेश्चन में जब भी आएगा तो ध्यान से पढ़ना, क्यूब है कि कीबोर्ड है, ठीक, गलती कर देगा फिर। तो ध्यान में एग्ज़ाम में होते क्या है कि बच्चे पूरा खुश रहता है, ओ माय गॉड आईआईटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो पूरा सपना अपना लेके जाता है कि वो, मतलब कुछ लोग तो एग्जाम हॉल में ही सपना देखता है कि अच्छा हम पहुंच गए आईआईटी। अरे बड़ो बोले क्वेश्चन सॉल्व कर, ध्यान से पढ़, और ना आईआईटी का पहुंचेगा घरों में नहीं पहुंचेगा कि घर वाला मारेगा कूटेगा, 2 साल से रखे बाहर में कॉलेज में गधा, रिजल्ट नहीं ले घर आया, रिजल्ट आ जाए उसके घर जाने तो मज़ा भी आता है, पूरा एकदम उससे तुम प्राउड में रहेगा, देखा बोले तो निकाल लेंगे तो इसीलिए थोड़ा वहाँ पे खुश मत होना। कई बार तो ये भी होता है क्वेश्चन वाकई में बहुत ईजी आ गया पेपर, लड़का पूरा खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि क्यूब को कीबोर्ड पढ़ दिया, कीबोर्ड को क्यूब पढ़ के पूरा एकदम मस्त सॉल्व कर दिया, 0 से L को 0 से 2L मान के सॉल्व कर दिया, एग्जाम में फेल। अति खुश नहीं होना है, एग्ज़ाम में एकदम न्यूट्रल रहना है, वेरी न्यूट्रल। जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसो तो आपको ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि हमको आईआईटी में जाना है, एडमिशन होगा, मार्क्स कितना आएगा, कटअप क्या होगा, ये सब तनाव, ये सब जिसका ख्याल आ गया एग्ज़ाम हॉल में या घुसने से या उस दिन एक दिन पहले तक, ये सब ख्याल बंद कर देना है। सपना एक दिन पहले तक देखना है, उस 24 घंटा में सपना नहीं देखना है, नेक्स्ट 24 घंटा में। और जिसका ऐसा सपना आ गया वो बर्बाद है, फेल होना उसका तय। क्योंकि हम देखें इन जनरल ये सब ख्याल उसी का आता है 24 घंटा पहले जो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ता नहीं है, जो झूठे फकेती कर रहा है, उसको अभी भी लग रहा है कि मेरा सपना ही, मतलब वो है ना, वो अभी भी दिन में ही है, दिन में ही सपना देख रहा है, समझ रहा है। सॉरी, रात में सोते वक्त कहावत है ना। तो जो रियल कैंडिडेट होता है ना उसको सपना नहीं आता है, 24 घंटा पहले उसको कुछ भी ऐसा सपना नहीं आता है, उसको खाली इतना याद आता है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, उसमें कॉस और साइन दोनों टर्म होता है, कब यूज करना है कौन वाला, उसको ये सब याद आता है 24 घंटा पहले। ये सब याद नहीं आता है कि आईआईटी पटना में होगा, आईआईटी गुवाहाटी होगा, ठीक। लॉजिक समझा, लक्षण समझ गया, पहचान लेना कि लक्षण तेरा क्या है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसको लक्षण आया मतलब देख लेना, तुम नाम लिख के रख लेना, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा सोच रहा हूँ कुछ बच्चा सर रिविजन करा रहे हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हैं। अरे डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं बैल, मोटिवेट कर रहा है। अब क्योंकि जो लक्षण तुम डेवलप किए हो, देखो उसका ख्याल किसको आएगा, जो पढ़ा नहीं साल भर, 2 साल 3 साल, उसी को ऐसा ख्याल आएगा। तो अब 3 साल का ख्याल को हम कब बदल देंगे एक दिन में, है कि नहीं। अब हम जो करा रहे हैं इससे ऐसा थोड़ा है कि जब निकल जाएगा इसी से, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किसको होगा, जो पढ़ा हुआ है उसको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा अभी इस चीज़ से, जो कुछ नहीं पढ़ा उसको कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। ओके वेल, तो ये पार्टिकल इन ए बॉक्स हो गया इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का कहानी हो गया। या अब आते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम लोग 1D पढ़ेंगे, सारा कुछ पहले 1D के लिए पढ़ेंगे, फिर 2D और 3D के लिए जनरलाइज कर देंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल का फॉर्मेट क्या होता है, पहचान लेगा पोटेंशियल देख के। कई बार सिर्फ पोटेंशियल दे देगा क्वेश्चन में, कई बार ऐसा ग्राफ बना देगा, कई बार कुछ भी कर देगा, है ना। तो Vx से जितना फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी अदरवाइज, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया Vx, हाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड बाकी क्या है इधर, पोटेंशियल इनफाइनाइट, ठीक। इस रीजन को छोड़ के बाकी जगह पोटेंशियल इनफाइनाइट। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मेट है। कई बार तो पोटेंशियल ऐसे ही दे देता है, कई बार ये दे देगा, कई बार मुंह पे लैंग्वेज में बोल देगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कई बार पोटेंशियल देकर पहचानने बोलेगा, कई बार ये दे देगा, कई बार लैंग्वेज बोल देगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। अब अभी 1D का कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि 1D है कि 2D है कि 3D है, ये एकदम ख्याल रहना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय कि 1D है 2D है 3D है, चाहे क्वांटम में बॉक्स का क्वेश्चन हो, चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, चाहे हाइड्रोजन एटम। क्योंकि आप अगर 1D 2D 3D भूल गए तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, तो भैया इस सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होता है, पहला पॉइंट। nth स्टेट का जनरल वेव फंक्शन क्या होता है,
तो जनरल वेव फंक्शन होता है एम ओमेगा पाई एच क्रॉस का पावर 1/4 अंडर रूट 2 का पावर n फैक्टोरियल e का पावर माइनस जीटा स्क्वायर बाई 2 और ये एच एन हर्माइट पोलिनोमियल जीटा, जहाँ पे बेटा जीटा क्या है, जीटा है अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स, दिस इज जीटा। यहाँ पे जीटा का मतलब ये है, ठीक। तो ये है जनरल फार्मूला फॉर nth स्टेट। n का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो आपको ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मिलते जाएगा वेव फंक्शन। इतना तो समझ ही रहा होगा। अब यहाँ पे ये भी तुमको याद रखना है कि एच एन वाई क्या है। तो एच एन जीटा का फार्मूला बता देते हैं तुम लोगों, मतलब कुछ भी ये वेरिएबल यहाँ पे जीटा हो, एक्स हो, वाई हो, जो रहेगा उसके टर्म में हम तुमको बता देते हैं। तो मान लो एच एन जीटा है, तो इसका ये फार्मूला होता है -1 का पावर n, e का पावर जीटा स्क्वायर, d का पावर n बाय d जीटा का पावर n और e का पावर माइनस जीटा स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एच एन जीटा। याद रखना है, लेकिन ये याद रखने से अच्छा है, देखो आपको जैम में ना बहुत ज़्यादा लेवल का इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इससे ज़्यादा याद रखना नहीं है। और बाकी पूछेगा भी तो दे देगा वेव फंक्शन। तो चलो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, n = 0, तो h0 जीटा का वैल्यू होता है 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए h1 जीटा, तो ये तो दो वैल्यू रख लो याद, ये होता है 2 जीटा, है ना। ये 2-3 को वैल्यू याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। h2 जीटा का वैल्यू होता है 4 जीटा स्क्वायर 2 -2। तो ये 3 वैल्यू याद रख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको याद रखने से बेहतर है कि याद रख लो, इससे बियॉन्ड तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। और जीटा का, लेकिन जीटा का वैल्यू मत बोलना, ये बहुत मैन है ये, अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच क्रॉस इंटू एक्स, तभी तो वो पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो ये था बेटा वेव फंक्शन। बहुत बढ़िया। ओके, अब आते हैं इसमें एनर्जी आइगन वैल्यू पे बात करते हैं। ये तो वेव फंक्शन हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है, एनर्जी आइगन वैल्यू, है ना। तो आपको मालूम है, अगर 1D का केस है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होता है, n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ... ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ठीक, सो ऑन। ये भी नॉन डिजेनरेट होता है, यहाँ पे भी डिजेनरेसी नहीं है। 1D में सब नॉन डिजेनरेट होता है, 1D सब नॉन डिजेनरेट, ठीक है। अब इसी में अगर 2D या 3D हो तब, 2D हो या 3D हो तब, वेव फंक्शन में बस y कंपोनेंट z कंपोनेंट ऐड होते जाएगा। और एनर्जी मेन इंपॉर्टेंट है, वेव फंक्शन में उतना टेंशन है, 2D 3D में उतना वेव फंक्शन में कुछ घुमाएगा फिराएगा नहीं, एनर्जी में घुमाता है 2D 3D के लिए। तो ये याद रहना चाहिए आपको। जो उस समय फिर NX NY नाम लिखना पड़ेगा अलग अलग, तो NX NY हो जाएगा ये NX + NY + 1 h क्रॉस ओमेगा। 3D में NX NY NZ, NX + NY + NZ + हाफ हाफ हाफ, 3 को हाफ जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 3/2। ये है आइसोट्रॉपिक। ये कैसा है, आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये बात हो रहा है। आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जिसमें तीनों कंपोनेंट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बराबर होता है एंड इज इक्वल टू ओमेगा। इसलिए देख रहा है h क्रॉस ओमेगा सब में कॉमन आ गया, इसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं।
एक होता है नॉन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर या एन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक नहीं, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें क्या होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे मान लो पोटेंशियल ऐसा हो गया, एक पोटेंशियल दिया हुआ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एम, ये ओमेगा एक्स है, ओमेगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक पोटेंशियल दिया हुआ है। अब तुमको बोल दिया कि बताइए इसका एनर्जी आइगन वैल्यू सेकंड एक्साइटेड स्टेट का, तो पहले इसको फॉर्मेट में लिखो। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मेट में है हाफ एम ओमेगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट में नहीं है, इसको फॉर्मेट में लाओ, हाफ जोड़ना पड़ेगा। अब 1/2 तो 2 से मल्टीप्लाई भी करो, ठीक, ऊपर नीचे, और एम ओमेगा, अच्छा एक 2 यहाँ भी है, लग रहा है, एक 2 यहाँ पहले से मौजूद है, तो एक तो 2 यहाँ पहले से मौजूद है, इनटू एम ओमेगा वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब देखो ये हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन लोग क्या बना लिया, फॉर्मेट बना लिया, और साथ में एक फैक्टर आ गया 4 का, है ना, फैक्टर आ गया 4 का, तो इसको उधर ले जाओ हाफ को, और यहाँ फैक्टर आ गया 4 का, आ गया ना। वेल अभी 4 यहाँ रहना नहीं चाहिए, फॉर्मेट में क्या रहना चाहिए, हाफ रहना चाहिए, एम रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और एक्स, तो हाफ एम ये वाई स्क्वायर, इन लोगों को कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते यार, 4 को हमको हटाना है, 4 को यहाँ घुसा देंगे, 4 को क्या करेंगे, यहाँ घुसा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा वाई का, या मान लो ये ओमेगा स्क्वायर है और ये भी ये ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये अभी ओमेगा एक्स ओमेगा वाई इसने नहीं बोला है, इसने ऐसा दिया हुआ है, तो ये वाला तो इसे ही है, अब इसको भी इसे करना पड़ेगा, तो हाफ एम और इसको लिखना पड़ेगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक, ऐसा लिखना पड़ेगा। सही लग रहा है, हाँ सही लग रहा है। अब हम लोग अपने से क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे 2 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वाई, 2 ओमेगा को ओमेगा वाई मान लिया, तो ये बन जाएगा हाफ एम ओमेगा वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, आ गया ना उस फॉर्मेट में, ये बन गया। तो इसको कुछ और मानना पड़ेगा, इस ओमेगा को मान लो ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा, तो अब तुम्हारा हो गया ओमेगा एक्स कंपोनेंट ओमेगा, और जो ओमेगा वाई कंपोनेंट है वो एक्चुअली कितना है, ओमेगा नहीं है, वो 2 ओमेगा है। बात समझ रहा है, जो वाई के साथ जो ओमेगा जुड़ा हुआ है वो एक्चुअली ओमेगा नहीं है, वो कितना है 2 ओमेगा है, देख रहा है 2 ओमेगा। जो भी इधर कोफिशिएंट बच जाए ना हाफ और एम के अलावा और वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर जो भी फैक्टर है, उसके अलावा जो भी बच गया √2 √3 2√2, उसका ऐसा कुछ घुसा दो यहाँ पे कि स्क्वायर करने पे वही आ जाए, और वो पूरा ओमेगा के साथ वो जो कंपोनेंट आएगा उसको ओमेगा का वाई कंपोनेंट मान लो। और यहाँ पे भी ऐसा कुछ, अगर इसमें छेड़खानी किया रहता तो इसका भी हम एक ओमेगा एक्स कंपोनेंट निकाल लेते, लेकिन छेड़खानी है नहीं, तो ओमेगा एक्स सिंपली ओमेगा हो गया। छेड़खानी करना पड़ता तो इसमें ओमेगा एक्स कुछ भी आता, √3 ओमेगा √2 ओमेगा 1/2, मतलब जो भी फैक्टर है उसको मतलब इस फॉर्मेट में लाना है। लॉजिक समझ रहा है, इसी फॉर्मेट में लाओ और उसके बाद देखो कि ओमेगा किसका क्या है, एक्स वाला कंपोनेंट का ओमेगा क्या है, वाई वाला का क्या है, जेड वाला क्या है, जिसका जितना जितना आएगा ओमेगा उतना लिख लेना है। तो इनको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इस तरह का केस में क्या होगा, ऐसे जनरल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मान लो 2D है तो पूरा लिखना पड़ेगा। एनर्जी कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा NX प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा एक्स प्लस NY प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा वाई। ये पूरा एनर्जी है 2D का। अब क्यों, क्योंकि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई अब बराबर कॉमन नहीं है दोनों में, ओमेगा ओमेगा। यहाँ पे आइसोट्रोपिक में क्या था, सब बराबर है तीनों कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए ऐसा कॉमन आ जा रहा है। ओमेगा नहीं है तो फिर हमको ऐसा पूरा 3D रहता है और एक टर्म जोड़ते हैं, क्योंकि इस बार ओमेगा एक्स ओमेगा वाई अलग लगेगा, तीनों पुट करते हैं फिर एनर्जी निकालते हैं। समझ पा रहे हैं मेरा बात, मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। कई बार ना ऐसा बोलता है कुछ नहीं, आइसोट्रोपिक NS ऐसा पोटेंशियल दे देगा कुछ भी पटांग टाइप का, तो उसको उस फॉर्मेट वाला समझ जाओ, आइसोट्रोपिक है ना। वेल और नहीं तो फिर बोल देता है वो 3D कंसिडर है 3D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, तब तो ठीक है। नहीं है
एनिसोट्रोपिक है तो वैसा पोटेंशियल कुछ भी दे देगा उटपटांग या बोल देगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, उसकी आपको चिंता नहीं है, क्वेश्चन में तो बता ही देगा एग्जामिनर कि क्या हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। उसके अकॉर्डिंग आपको पकड़ना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक, आंख बंद करके ट्रीटमेंट नहीं करना है। अभी सब डिजेनरेट होता है ना, डिजेनरेसी कैसे निकालता है पता है ना? बहुत फेमस क्वेश्चन है। डिजेनरेसी का क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करो, एनर्जी को इक्वेट कर दो, है ना? जैसे मान लो डिजेनरेसी 14 है, पता है कौन सा स्टेट है ये, तुमको स्टेट बताना है। किसी स्टेट का डिजेनरेसी 14 है, स्टेट नहीं पता, बताना है। और सिस्टम के बारे में बता दिए, 3D बॉक्स ऑफ लेंथ L, सिस्टम बता देगा हमेशा। सिस्टम का इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको देगा। मान लो 3D बॉक्स है, लेंथ L है, क्यूबिक है, सिस्टम पता चल गया। तो इसका एनर्जी लिखो पहले सिस्टम का। क्यूबिक बॉक्स है तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर m/m, क्यूबिक बॉक्स है, सबका लेंथ L है, सब तीनों साइड का, तो L स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ बच जाएगा nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर, है ना? अब दिया है एनर्जी, सॉरी डिजेनरेसी 14, तो जो भी दिया रहेगा ना उसको इससे इक्वेट करना। ये है तुम्हारा डिजेनरेसी, इससे रिलेटेड होता है। ये सब कांस्टेंट हो गया, ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, इसको कोई मतलब नहीं। डिजेनरेसी में जो भी डिजिट दिया रहता है वो इससे जुड़ा है, ठीक? तो उसको सीधा इक्वेट कर लेना, यानी ये बोलना ये चाह रहा है कि nx ny nz स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 14 है। ये है क्वेश्चन का मतलब। हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी इसी तरह, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी जो nx ny nz के साथ जो फैक्टर जुड़ा है एक्चुअली वो है, उसको कंपेयर कर लेना 14 से, ठीक? अगर उसमें दिया रहता क्वेश्चन तो। अब देखो इनका कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। और तुमको तो मालूम होना चाहिए कि nx ny nz का अलाउड वैल्यू कितना है। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स में सब 1 से शुरू होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि पार्टिकल इन ए बॉक्स है। हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है सब 0 से शुरू होता है। अब ये सब अलाउड वैल्यू है, कौन सेटिस्फाई करेगा? 4 4 8 12, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8, ये नहीं होगा। सोचो ये किससे आ जाएगा? कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा ना? 3 का स्क्वायर 9, 16 कर लो इसको, 16 में आ जाएगा नहीं? आई थिंक 16 में आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मैं ठीक से फ्रेम नहीं कर पाया शायद, एग्जाम हॉल में डोंट वरी, क्वेश्चन अच्छा से फ्रेम रहेगा। अगर 16 कर लेगा तो हो जाएगा नहीं? 1 2 3 इससे आ जाएगा, 9 10 4, अरे अच्छा क्वेश्चन मेरा सही था, 14 में ही आ जाएगा। आई एम करेक्ट, आई वॉज करेक्ट। यस 1 2 3, या फिर इस 1 2 3 या फिर 2 1 3 या फिर 1 को यहाँ ले आओ। मतलब इसका डिजेनरेसी आई थिंक 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देख लेना, इसका डिजेनरेसी 6 आएगा। मतलब 6 तरह से इसको सजा सकता है इन नंबर्स को, ठीक है ना? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 6 तरह से इनको सजा सकता है, तो डिजेनरेसी स्टेट का 6 हो जाएगा, ठीक? अलग अलग कॉम्बिनेशन कि कितना तरह का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या 9 आएगा शायद, 9 डिजेनरेसी आएगा या 6 आएगा, देख लेना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना, है ना? और भी डिटेल ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर कॉन्सेप्ट का मामला आ जाएगा। हाँ, अब आता है एक एसिमेट्रिक पोटेंशियल।
ठीक। एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक हाथ काट देते हैं। अब पोटेंशियल यहीं से इन्फाइनाइट हो गया, यहाँ पे सेट कर देते हैं v इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फाइनाइट पोटेंशियल है और ये अलाउड है। कई बार इसको हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर भी लिखता है, इसको हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं, नाम से पकड़ लेना है। या फिर इसका पोटेंशियल इसे लिखता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जीरो को इंक्लूड नहीं करता है, x ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो कर देगा तो फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओनली ग्रेटर देन जीरो तो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये देख के पहचान लेना है, ये इसका करैक्टर है, नेचर है, और इन्फिनिटी अदरवाइज। ठीक, इस केस में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनाइट हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनाइट हो गया, मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन को वेनिश करना पड़ेगा। ठीक, मतलब जो वेव फंक्शन यहाँ पे वेनिश होगा, कहाँ पे, x इक्वल टू जीरो पे, वही अलाउड होगा। तो आपको अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ याद है वेव फंक्शन का, साई वर्सेस x का, तो आपको याद होगा कि ये है n इक्वल टू जीरो ग्राउंड स्टेट। उसके बाद आपको ये पता होगा कि ये है n इक्वल टू वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर यह है n इक्वल टू टू, n इक्वल टू टू, n इक्वल टू थ्री एंड सो ऑन। तो आप देखना कि जो इवन नंबर वाला है, n इक्वल टू जीरो इवन नंबर है, n इक्वल टू टू इवन नंबर है, इन लोग का वेव फंक्शन जो है ना ओरिजिन पे जीरो नहीं होता है। देखो ये नॉन जीरो वैल्यू है ओरिजिन पे, x इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन का इतना वैल्यू है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन जीरो हो गया, यहाँ पे देखो x इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन जीरो नहीं है। यानी कि जो ऑड नंबर सब है 1 3 5 7, इन लोग फिनिश हो जाता है, x इक्वल टू जीरो पे इनका वेव फंक्शन जीरो हो जाता है। और हमको यही कंडीशन चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जहाँ पे x इक्वल टू इन्फाइनाइट पोटेंशियल है। अब x इक्वल टू इन्फाइनाइट पोटेंशियल है तो वही वेव फंक्शन यहाँ पे अलाउड होगा इस सिस्टम के लिए जिनका x इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन जीरो हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेव फंक्शन का कंडीशन क्या होना चाहिए, एट प्लस माइनस इन्फिनिटी वेव फंक्शन शुड बी वेनिश। यानी इस सिस्टम के लिए अब कौन कौन से वेव फंक्शन अलाउड होंगे, सिर्फ ये नंबर अलाउड होंगे ऑड वाले। ये गया पहला वेव फंक्शन, ये अलाउड होगा, ये गया इसका नेक्स्ट वाला n इक्वल टू थ्री अलाउड होगा। तो इस केस में ये बन गया ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू वन क्या हो गया ग्राउंड स्टेट। अगर जनरल केस रहता, ऐसे वाला पोटेंशियल जनरल केस रहता तो ये ग्राउंड स्टेट था, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड, लेकिन अब ये फर्स्ट है, ये अब हो गया वन हो गया ग्राउंड स्टेट, थ्री हो गया, देख रहा है, थ्री हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फाइव हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेवन हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। बाकी सब फॉर्मूला समझ रखो, एनर्जी का ये फॉर्मूला रखो, वेव फंक्शन का ये फॉर्मूला रखो, एनर्जी का भी यही फॉर्मूला रखो तुम n प्लस हाफ, है ना। लेकिन अगर इस बार इस सिचुएशन में अगर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी पूछे तो n कितना रखेगा, वन रखेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का पूछे तो n कितना रखेगा, थ्री रखेगा। लेकिन जनरल वाला होता तो ग्राउंड स्टेट मतलब जीरो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब वन, समझ रहा है। चलो 3D 2D में भी सेम, 3D का 2D का अगर इस तरह इसमें क्वेश्चन बना दे तब भी एनर्जी का फॉर्मूला सब सेम, लेकिन nx ny का वैल्यू अलाउड वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑड अलाउड वैल्यू होगा। यानी अगर 3D का भी केस रहे तो सब कुछ सेम, लेकिन इस बार nx ny nz के अलाउड वैल्यू क्या होगा, ये सब होगा 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7, समझ रहा है, क्योंकि ये जनरल केस नहीं रह गया अब। ठीक, ऑड वाले वेव फंक्शन अलाउड होते हैं, इवन वाले वेव फंक्शन अलाउड नहीं होते हैं। क्यों अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि वो x इक्वल टू जीरो पे उनका वेव फंक्शन वेनिश नहीं करता है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरव्यू में बहुत फेमस है, हर इंटरव्यू में लगभग पूछता है। ठीक है, चलो आई थिंक फाइनाइट पोटेंशियल वेल तुम लोगों के सिलेबस में नहीं होगा, हमको ऐसा लगता है, मे बी। तुम लोग को अब होमवर्क दे रहे हैं एक होमवर्क दे रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं ना, उसका फॉर्मूला देख लेना, उसको बनाने का एक आध न्यूमेरिकल देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ तो कांस्टेंट होता है यहाँ पे और फिर ऐसे होता है ना, साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार, मुझे इतना याद है। यहाँ पे कुछ माइनस साई एम बाई एच क्रॉस या माइनस साई एच क्रॉस बाई एम, कुछ ऐसा एक कांस्टेंट फैक्टर भी होता है, देख लेना। आई एम नॉट श्योर, लेट्स से सम कांस्टेंट C1, ठीक। तो ये देख लेना, ये ग्रेडियंट है। 1D में ग्रेडियंट हो जाएगा डो बाई डो एक्स, ठीक है। 2D 3D में फिर तीनों का सम चलेगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो आप देख लोगे, हाउ टू ड्रॉ साइन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स है ना, पार्टिकल इन बॉक्स का वेव फंक्शन मालूम है कैसा होता है। मान लो 0 से L का बॉक्स है, पहला वाला ऐसा होता है, दूसरा वाला ये होता है, तीसरा वाला, अरे गड़बड़ बन गया, ये होता है तीसरा वाला, ठीक है। n = 2, n = 3, n = 1, यह साई है, साई। और अगर प्रोबेबिलिटी करेगा तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, साई का स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ साई का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होता है, तो नेगेटिव वाला टर्म ऊपर चला जाता है। तो ये तो थोड़ा शार्प हो जाता है, और ये इसका जितना ऐसे ऊपर चला जाएगा सब, 1 2 3, समझ पा रहा है। तो 3 है ना, ये वाला जो था ये ऊपर चला गया, अब इसका जो ये वाला था ये ऊपर चला गया, क्योंकि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब मॉड ऑफ साई का स्क्वायर है। तो इसे याद रखना कहाँ पे मैक्सिमम होता है। जैसे ग्राउंड स्टेट ये L/2 पे मैक्सिमम होता है, ये यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे 0 आ जाता है, ये नॉड है, यहाँ पे नॉड कितना है, 0 है, कोई नॉड नहीं है, एक नॉड है, इसमें 2 नॉड है, तो n-1 नॉड आ रहा है। कितना नॉड आ रहा है, n-1 नॉड, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। बाउंड्री को एक्सक्लूड करने पे हम लोग इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ देगा तब तो यही 2 हो गया। बाउंड्री यहाँ पकड़ लेगा तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पकड़ लेगा तो 1 2 3 4 हो गया। लेकिन एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नॉड n-1, मतलब अगर फिफ्थ स्टेट थर्ड स्टेट का पूछ ले तो 3-1 यानी 2 नॉड। तो कायदा से 2 ही नॉड है, 1 2 यहाँ पे, जहाँ पे मतलब वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होता है उसको नॉड बोलते हैं, ठीक। तो ये नॉड एंटी नॉड का कॉन्सेप्ट समझ गया। एंटी नॉड कितना है, जहाँ पे एक, आई थिंक दीज आर एंटी नॉड, 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3, मतलब एंटी नॉड इज n and node is n-1. I am thinking like that. If I am, maybe I am not correct, but I am sure about this node n-1, ठीक। So इनका ये याद रखना है। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना है कौन कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। अब ये तुम देखना कि ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका ये 2 मैक्सिमम है, यहाँ पे एक मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम हो रहा है। मिनिमम तो यहाँ पे हो रहा है ना, एक यहाँ भी हो रहा है मिनिमम, हाँ, ठीक। तो ये आपका काम रहा बेटा, आप देखने का कि ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। इसमें देखने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसमें यहाँ, इसमें 3 जगह मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, 2 जगह 0 है। इसमें 1 जगह मैक्सिमम है, 2 जगह मैक्सिमम है, 1 जगह 0 है। तो अब तुमसे ऐसे पूछ देगा कि बताओ पार्टिकल इन बॉक्स में, मान लो L लेंथ का बॉक्स दे दिया, बोला n = 2, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी कहाँ का मैक्सिमम होता है। तो ये कितना वैल्यू है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मेरे विचार से 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये L/4 होगा, ये 2L/4 होगा, ये 3L/4 होगा, ये 4L/4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है L/4 पे और 3L/4 पे, और मिनिमम है 2L/4 को क्या लिख सकते हैं, L/2 भी लिख सकते हैं, 4L/4 को L। तो मिनिमम है L और L/2 पे, किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, और मैक्सिमम कितना पे है, L/4 और 3L/4। ग्राउंड स्टेट में ये पूरा को 1 मान लो, तो ये बीच होगा L/2 पे, तो मैक्सिमम L/2 पे और मिनिमम 0 और L पे। यहाँ पे देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, ऐसे लॉजिक याद रखना, 1 भाग 2 3 4 6 भाग, तो L/6। तो यहाँ पे ये L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6,
5L/6 और ये हो गया 6L/6। देखो 6L/6 L आ गया, तो मैक्सिमम होगा L/6 पे, 3L/6 पे, 5L/6 पे, और मिनिमम होगा 2L/6 पे। एक तो यहाँ 0 है, L = 0, तो 0 पे मिनिमम, 2L/6 पे, 4L/6 पे और 6L/6 पे। ऐसा जो भी स्टेट का पूछे एज ए लॉजिक से उसको उतना भाग में, पहले तो प्रोबेबिलिटी है तो उतना ऊपर ले जाओ और बांट लो। n = 3 तो 3 डब्बा बनेगा, 3 डब्बा मतलब 6 टुकड़ा, तो L/6 L/6। समझ रहे लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम? थोड़ा रिवीजन करना, समझ जाएगा, प्रैक्टिस। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो एक तो कंडीशन ये होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो dp/dx = 0, है ना, dp/dx = 0। और p कैसे निकालोगे, mod ऑफ psi x का स्क्वायर। तो और psi x का स्क्वायर का मतलब ये है psi कंजुगेट psi। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा वेव फंक्शन दिया जाता है, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन दे देगा x e⁻ -x², ले ऐसा बोलेगा, तो कैसे करेगा? ऐसा वेव फंक्शन है, मान लें यहाँ पे एक आयोटा भी लगा दिया, ठीक, या छोड़ा, ऐसा प्लस आयोटा x, ऐसा है। अब इसमें तुम क्या करेगा, साई का स्क्वायर सीधा मत कर देना, आयोटा है ना, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया, और कंजुगेट लेने पे माइनस आयोटा हो जाएगा। ये साई है तो इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आयोटा प्लस आयोटा ही रहेगा। इस लॉजिक से ये साई स्क्वायर इस केस में निकालना, और फिर इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मान लो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिवाइड मतलब d/dx कर लो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, और सेट कर दो 0 से, सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगा। क्योंकि ये तो पार्टिकल इन बॉक्स का नहीं ना है वेव फंक्शन, ये कोई जनरल वेव फंक्शन है। जनरल वेव फंक्शन तुमको थोड़ा पता है, वो तो स्टैंडर्ड सिस्टम था, तुम पढ़ाया तो तुमको पता है वेव फंक्शन कहाँ 0 मैक्सिमम, ये सब। लेकिन इन जनरल मतलब ये सब नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, कोई भी रैंडम वेव फंक्शन दे दिया, अब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, तो इस लॉजिक से निकालेगा। ठीक, डिफ्रेंसिएशन वाला क्लास 12 मैथ, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंडीशन चेक कर लेना। दो वैल्यू आएगा अगर dp/dx, तो किस में मैक्सिमम या मिनिमम होगा चेक कर लेना। मैक्सिमम मिनिमम चेक करने की कंडीशन पता है ना, वो तो तुम लोग पढ़ाई होगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसे पोटेंशियल दे देता है। जब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, Vx मान लो x² + 1/x² पूछ लेगा, स्टेबल पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट, है ना। तो लोग dp/dx 0 करता होगा। इसमें हर ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी पूछता है, कितना होता है, √ ये होता है ना d²/dvx² एट x = x0/m। तो ये सब दोनों निकालता है। तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन अच्छे से रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक डिजेनरेसी का फॉर्मूला भी होता है, n+1 n+2/2। इसे फॉर्मूला याद नहीं रखो तो मैं तो कहूँगा फॉर्मूला याद मत रखो, ज़्यादा बेटर होगा कि आप सीधा याद रख ले कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेव फंक्शन बाकी, हाँ, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी आप ना वेव फंक्शन देख लेना, साई कैसे वेरी करता है, हम तो ड्रॉ कर ही दिए थे। अभी प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो साई और साई स्क्वायर, ये दोनों का ग्राफ देख लेना हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी। ठीक है, ग्राफ एटलीस्ट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, इतना तो देख लेना, 3-4 का देख ही लेना। ठीक है, किसका ग्राफ, साई का और साई स्क्वायर का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। बाकी और भी यहाँ पे हम लोग सारे चीज़ कवर नहीं किए हैं, बहुत बेसिक चीज़ कवर किए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने का है, वो आप कर लेना। ठीक है, ज़रूर कर लेना उसको आप, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ इंक्लूड नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई। ओके, तो ये था मोटा मोटी क्वांटम मैकेनिक्स, और कुछ मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट हमने इंक्लूड करने की कोशिश किया। हालांकि सारा चीज़ नहीं कर पाया, हाइड्रोजन एटम थोड़ा आप एटॉमिक फिजिक्स में देख लेंगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज,
हाइड्रोजन एटम का एनर्जी आइगन वैल्यू का जो फार्मूला होता है -13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। उनको आप बेसिक जो बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल है, बोर्स थ्योरी है ना, बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक सवाल आएगा ही आएगा। लोग एटॉमिक फिजिक्स में उसको काउंट करते हैं, क्लास हालांकि 12 का पार्ट है, क्लास 12 में भी लोग पढ़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। बाकी ये सब में और भी कुछ छोटे छोटे चीज़ अगर छूट गई हैं, जैसे अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ है ना पी एक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप जरूर बेटा अपने नोट्स में देख लेना, ये सब बहुत हॉट टॉपिक है। देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर, पार्टिकल इन ए बॉक्स, स्टेप पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ये 4 तुम्हारे लिए बहुत हॉट टॉपिक है। इनको जितना अच्छा से रिविजन कर लो एप्लीकेशन में, इनको करना ही करना है। फाइनाइट पोटेंशियल वेल यहाँ पे मैं रिवीजन नहीं कर पाया, फाइनाइट पोटेंशियल वेल को आप चाहो तो छोड़ दो, शायद जैम के सिलेबस में है भी नहीं, और आया भी तो बहुत रेयर एक क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो नहीं आने का चांस है उसमें। तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल को छोड़ दो, इग्नोर भी करो अगर नहीं पढ़े हो, या पढ़ लिए हो याद है तो ठीक है। और बाकी ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पार्टिकल इन ए बॉक्स, स्टेप पोटेंशियल और बैरियर। क्वेश्चन आएंगे आएंगे श्योर 200%, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इनसे। और उधर मैथमेटिकल फॉर्मलिजन, ऑपरेटर वगैरह है ना, वो सब से 2 क्वेश्चन आएगा। और 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट है ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, पेयरिंग एंड एनिहिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। इन 4 कॉन्सेप्ट को मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल इधर आपके 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे है ना। एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट, ओरिजिन वाला पार्ट जिसमें एक्सपेरिमेंट आते हैं ना, और वो मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म, ठीक है। यहाँ आप 2 से 3 मान लो, यहाँ आप लगभग 2 से 3 मान लो, और यहाँ 2 तो मान ही लो आप, तो मैक्सिमम 3-3 6, 2 8 और मिनिमम 6 से 8 क्वेश्चन ये मिनिमम है, मतलब 10 भी हो सकता है। तो अब 6 से लगभग 9 या 10 तो क्वेश्चन आप मान ही लो इस सेक्शन से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इनको भूलना मत, बहुत अच्छे से इतने चीज़ को जरूर पढ़ना। इसमें कौन कौन सा चीज़ बोला हमने, बैरियर, स्टेप, पार्टिकल इन ए बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये 4 टॉपिक बहुत हॉट है। इसमें क्या क्या बताया, फोटो इलेक्ट्रिक, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन, डी ब्रोगली और एनिहिलेशन है ना, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन है ना। आप वो जर्मन उर्मन छोड़ भी दो, डिविजन जर्मन चलेगा, ये नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे से जितना इनका डिटेल में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नोट्स में जो भी पढ़ाया गया है पढ़े हो बहुत अच्छा से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन पे, प्रीवियस ईयर में जो भी इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया है उतना तो एटलीस्ट तुम्हें आना ही चाहिए सॉल्व करने, तभी बना पाओगे, ठीक। मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म में ब्राकेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ब्राकेट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फिर ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स वगैरह कॉन्सेप्ट है ना, वो सब मैथमेटिकल, स्पिन थ्योरी है ना, स्पिन थ्योरी, ये सब जो हम पढ़ाए हैं उस उसमें आ गया, उस वजह से भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये रहा क्वांटम मैकेनिक्स ऑल अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ, और तब तक के लिए बाय। आप सभी लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक। चलो।